साउथ एक्सटेंशन हो गया। हो गया। खुशी हुई ना। और उसमें कुछ भी नहीं था, जरा भी डालता वो। वैकेंसी थी और क्या था। अब ये देखो बेटे, एक बात समझो आप, जब मैं 2 महीने की वैकेंसी माइनस करूंगा तभी करूंगा अगर पहले 12 महीने का रेंट लूंगा। अब पहले 10 महीने का लोगे फिर वैकेंसी कैसे माइनस करोगे आप? हमने कभी आज तक ऐसे किया नहीं कि 212 और ये नहीं किया है। इट्स ए सिंपल अर्थमेटिक्स। नहीं, और क्या? वो तो ठीक है, वो मान लिया। क्यों? भी पता तो हो ना। नहीं आपको, बेटे सुनो ध्यान से, वैकेंसी का मतलब क्या है ये बताओ। 2 महीने वेकेंट रहा, ठीक है, तो 12 महीने का किराया एनुअल रेंट लूंगा तभी आगे जाऊंगा कंपेयर करके, तभी वैकेंसी माइनस करूंगा। जब मैं पहले ही 10 महीने का ले लूंगा इसका मतलब पता क्या हुआ, आपने तो अनरियलाइज रेंट ट्रीट कर लिया उसको। इतनी बातें तो आपको अब तक समझ आ जानी चाहिए। अगर बेटे मैं 10 महीने का रेंट लेके चलूंगा जो दिया हुआ है, इसका मतलब पता है क्या हुआ, मैंने तो अनरियलाइज रेंट ले लिया उसको, क्योंकि एनुअल रेंट में से वही माइनस होता है। इतनी बातें तो हमें अब तक समझ आ जानी चाहिए ना। ओके, तो अ, हमारा चैप्टर सैलरी। यस, ये दे दो बेटे सबको। अब देखिए, ये चैप्टर कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, सिर्फ लेंथी है। और बड़ी सिंपल सी बातें हैं। सबके पास आ गए, राइट। सो वी आर ऑन इनकम अंडर द हेड सैलरीज। मैंने पहले बताया 4 पार्ट्स में ये चैप्टर है और हम पहले पार्ट पर हैं। यहां से बात शुरू होती है, विच इनकम इज कवर्ड अंडर द हेड सैलरी। कौन सी इनकम आती है वेयर देर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इफ देर इज नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, वो सैलरी नहीं है। और दूसरी बात, सैलरी शब्द लिखा हो पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो भी सैलरी नहीं है। तो गलत नहीं होगा लिखना फिर? नहीं, क्योंकि अकाउंटेंसी में फर्क होता है सैलरी और वेजेस में। ये फर्क अकाउंटेंसी में ही होता है और कहीं नहीं होता। वेजेस ट्रेडिंग में आती हैं और सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। ये फर्क आपके अकाउंट्स में ही होता है और कहीं नहीं होता। यहां ध्यान से सुन लो, वट एवर आई एम गेटिंग फ्रॉम माई एम्प्लॉयर इज सैलरी, दैट्स ऑल। उसका नाम कुछ भी रख लो आप, उसका नाम कुछ भी रख लो आप, वट एवर आई एम गेटिंग फ्रॉम माई एम्प्लॉयर इज सैलरी। यस, पे जो रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो भी सैलरी के अंडर आता है। हाँ इसी में आएंगे। जैसे कई दिहाड़ी होता है तो उनको एक दिन का मिलता है, तो उसमें क्या रिलेशनशिप आएगा? बच्चे देखो, रिलेशनशिप क्या है मालिक और नौकर का। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मालिक और नौकर का। और कहते क्या है एम्प्लॉयमेंट को, क्या कहते हैं, नौकरी। चाहे वो आईएएस क्यों ना हो वो भी नौकरी है, पीएन क्यों ना हो वो भी नौकरी है। आप सरकार के नौकर हैं, किसी लेवल पर हो। इसी तरह से व्हेन आई एम वर्किंग अंडर समबॉडी कि जी मुझे काम दे दो, तेरे को इतने रुपए दिहाड़ी मिलेगी, आई एम एन एम्प्लॉय।
दिन का ये तो मतलब एक दिन का भी अगर एम्प्लॉयर चेंज हो सकते हैं। हाँ तो बच्चे ये तो हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ लिया कि 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं, तो क्या मैटर करता है एक दिन की सैलरी, राइट। सो वेयर देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर में भी प्रेजेंट एम्प्लॉयर आप सैलरी दे रहे हैं, पास्ट एम्प्लॉयर आप पेंशन दे रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, इसकी एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं कि मैं कहीं जॉब कर रहा हूं और मुझे लगता है यार मुझे पैसे कम मिल रहे हैं, राइट, तो मैं नेचुरली और जॉब ढूंढने की कोशिश करूंगा जहां ज्यादा पैसे मिले मेरे को। मान लो मुझे कोई एम्प्लॉयर मिल जाए और मेरे से पूछता है भाई कितनी सैलरी दे रहा है, मैं कहता हूँ यार मुझे वहां तो 25,000 मिलते हैं महीने के, तू बता कितने देगा, कहता है मैं तेरे को 35,000 दूंगा, तू मेरे पास आ जा, ठीक है। अब सुनो जो बताने लगा हूँ, जो समझने वाली बात है यहाँ पर, मैं कहता हूँ जी आप तो 35,000 दोगे पर मुझे 3 महीने लगेंगे आपके पास आने में, क्योंकि मुझे वहां नोटिस देना है, मुझे वहां 3 महीने का नोटिस देना है। वो पता क्या कहता है, ये पकड़ 3 महीने की एडवांस सैलरी वहां दे दे और कल को ही आ जाए मेरे पास। हाँ अगर नोटिस वो तो यही है कि लास्ट महीने की सैलरी नहीं देते फिर। नहीं हाँ, बच्चे देते हैं। ऐसा नहीं होता, मैं भी नौकरी छोड़ के आया हूँ। इसका सिस्टम क्या होता है, या 3 महीने का नोटिस दे दो अगर आप परमानेंट जॉब में है कि मैं जी नौकरी छोड़ रहा हूं, या मैं कल से नहीं आऊंगा, ये पकड़ो 3 महीने की सैलरी मुझे देनी पड़ेगी, और मैं दे के आया हूं। मैं प्राइवेट कॉलेज में दे के फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया, मैं दे के आया हूं क्योंकि मुझे पता था दोगे ना, मतलब अगर जो भी मेरी सैलरी है आई विल हैव टू पे फॉर इट। पुरानी वाली सैलरी बच्चे दोनों तरफ से ध्यान से सुन लो, अगर मेरा एम्प्लॉयर कहे कि मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूं तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा उसको। अगर वो कहे तूने कल से ही नहीं आना तो 3 महीने की मुझे सैलरी देनी पड़ेगी उसको। ये दोनों तरफ से है, बोथ वे है। अब मैंने कहा कि जी मैं तो 3 महीने बाद आ जाऊंगा आपके पास, वो पता क्या कहता है, कल ही आ। मैं कहता हूँ जी कल आऊंगा तो मुझे वहां 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, वो कहता है वो तेरे को मैं दे देता हूं। अब उसने मुझे 3 महीने की सैलरी दे दी और मैंने क्या किया, प्रेजेंट एम्प्लॉयर को दे दी। अब जो उसने मुझे 3 महीने की सैलरी दी है वो सैलरी है, सैलरी इनकम है मेरी। आपको अब उसके जो नया एम्प्लॉयर है उसके पास लग के कुछ नहीं मिलना है 3 महीने 3 महीने तक एडवांस हो गया ना। नेचुरली नेचुरली तो सर आपको 3 महीने लेने में नुकसान नहीं होगा? प्रॉफिट नुकसान तो बहुत हुआ बच्चे, नुकसान तो मेरी 8 साल की सर्विस का भी हुआ। बाद में हो जाएगा पर by that ना ना time ना ना ना, अभी पढ़ेंगे हम। एनुअल इंक्रीमेंट लगती है हर एम्प्लॉय की, 8 इंक्रीमेंट छोड़ के आया हूं वापस वहीं पहली सीढ़ी पर। वो सीढ़ी देखिए, जब सांप काटता है तो कहां गिरते हो आके, नीचे 98 पर, फिर आ जाते हो नीचे। हाँ मैं ऐसे आया हूं, 98 से सीधा नीचे आया हूं, फिर पहली दूसरी सीढ़ी चढ़नी शुरू की है। इंक्रीमेंट वो रिटायरमेंट खत्म देंगे, है रिटायरमेंट के बाद ना, मिलेंगी नहीं। देखो इट वॉज द ईयर 1984, यस, 5 मई 1984 को मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया। उस दिन मेरी वहां जो बेसिक सैलरी थी वो थी 940 रुपए, 940 रुपीज, और जब मैंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन किया तो वापस 700 से, वहां 700 से मैं इंक्रीमेंटेड लेते लेते 940 पर पहुंचा था 8 साल में, वापस 700 पर आ गया, फिर 8 साल लगे मुझे वहीं पहुंचने में। मतलब बेसिक पे से ही स्टार्ट होता हाँ है। हाँ, गवर्नमेंट एक्चुअली ऐसा है बच्चे, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट मुझे ये कहती है भाई अगर आपने आना है तो बेसिक पर आना पड़ेगा आपको, तो मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, वहां क्या है, वहां रिटायर हो जाऊंगा तो सड़क पर हूंगा, यहाँ रिटायर होऊंगा तो कम से कम पेंशन तो मिलेगी। सर उस टाइम इतनी थी सैलरी 700? बच्चे ये तो 1984 की बात कर रहा हूँ, व्हेन आई ज्वाइंड कॉलेज 1976, मेरी पहली सैलरी पता कितनी थी, 469 रुपीज पर मंथ,
300-600 का पे स्केल होता था और मुझे 469 रुपए 469 रुपीज पहली सैलरी मिली थी 1976 में। लेकिन जो बात बताने लगा उसको सुन लो ध्यान से। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी। साल बाद ही वो 970 रुपए हो गई थी, 970 रुपीज। खत्म नहीं होते थे मेरे से। मेरे कॉलेज में जिसको पैसे चाहिए होते थे, पता क्या कहता है, यार मुकेश तो रह लो इसको बथेरे। आई वॉज द ओनली अनमैरिड पर्सन इन माई कॉलेज। बाकी सब मैरिड थे और बच्चों वाले थे। आई वॉज द ओनली वन। तो खत्म नहीं होते थे। रीजन सुन लो बेटा जी, ये चंडीगढ़ का थिएटर 1 रुपए टिकट होती थी, होटल में थाली 1 रुपए की होती थी, खाना खाना आपको 1 रुपया। मैं यहां से पटियाला जाता था तो 1 रुपए 30 पैसे लगते थे बस में। फिर तो सर बहुत है। हाँ, वो तो सैलरी इट वाज सफिशिएंट। एंड व्हेन आई रिटायर्ड इन 2011, मेरी सैलरी थी 1,07,500, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। उससे गुजारा ही नहीं होता था। सर तब आप मैरिड थे ना? मैरिड नहीं थे, वो ये तुम्हारे जैसे जो 2 बच्चे थे अच्छा, उनके हाँ। खर्चे बहुत ज्यादा थे। फीस बहुत ज्यादा थी कॉलेजेस की। इंजीनियरिंग किया उसने तो 60,000 रुपया सेमेस्टर की फीस थी। इवन एसडी कॉलेज से बेटी ने एमकॉम किया तो वहां 30,000 रुपये फीस थी उसकी उस समय में। तो वो अच्छा समय था। दैट वाज ए गुड टाइम। आज तो बहुत हालत खराब है। आज तो बहुत हालत खराब है। ओके, तो जो बच्चे मुझे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, अभी मैंने नौकरी करनी है उसके पास और मुझे पहली सैलरी दे दी उसने 3 महीने की। यस, इट इज सैलरी। Past employer getting pension. हाँ, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, गेटिंग पेंशन। मतलब this is for retired employees only. हाँ, हाँ। मुझे पेंशन कौन दे रहा है? मेरा एम्प्लॉयर। राइट। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, टोटल सैलरी इज टैक्सेबल। खैर हमारे इंडिया में रिवाज कम है कि एक ही नौकरी मिल जाए बहुत है, 2 किसको मिलती हैं, राइट। लेकिन व्हेन यू गो टू फॉरेन कंट्रीज, एक एक बंदा 3-3 नौकरियां कर रहा है। 4 घंटे कहीं कर रहा है, 2 घंटे कहीं कर रहा है, 4 घंटे कहीं कर रहा है। सो सारी इकट्ठी हो जाएंगी। देन सैलरी एज ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म, as member of parliament, any receipt from person other than employer is not taxable under this head. It shall be taxable under the head of the sources. Reason क्या है? No employer employee relationship. जब मैं पार्टनर को सैलरी देता हूं वो खुद मालिक है, he himself is the owner. इसी तरह से जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं, तो खुद सरकार वही तो है। सरकार कौन है? दे themselves, अपने आप को सैलरी दे रहे हो। तो वो सैलरी नहीं है। हालांकि जो एमपी को सैलरी मिलती है, एमएलए को सैलरी मिलती है, उसका नाम सैलरी ही है, लेकिन इस हेड में नहीं आती। सैलरी बोला ही नहीं जाता बच्चे, क्योंकि उनका मालिक से थोड़ी मिल रही है, खुद को अपने आप को सैलरी दे रहे हैं। तो खुद को सैलरी देने का क्या मतलब है? वो तो पार्टनर भी देते हैं, तो खुद को ही देते हैं। तो एमपी टैक्स में से ही मिलती है ना सर? है, टैक्स में से ही मिलती है। हाँ, जो हम टैक्स दे रहे हैं उसी से ले रहे हैं, उसी से मजे कर रहे हैं। हमारी बाकी एम्प्लॉयज की पेंशन खत्म कर दी, उनकी पेंशन भी है। एक नहीं है, 4-4 है, 5-5 है, 8-8 है, मल्टीपल है। देन टैक्स फ्री सैलरी, रियली इट इज नॉट टैक्स फ्री। ये एक्चुअली टैक्स फ्री नहीं है। इट लुक्स लाइक एज इफ इट हैज रिसीव्ड टैक्स फ्री सैलरी। टीडीएस कट जाता है फिर जो मिलती है सैलरी। हाँ, सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। मैं कहता हूं मेरी सैलरी 25,000 है, तू कितनी देगा? ठीक है,
वो कहता मैं 30,000 दूंगा, 35,000 दूंगा, राइट। वो जो 35,000 देगा ना, टैक्स उसमें से भी कटेगा, टैक्स 30,000 से भी कटता है। अब मुझे कहे कि भाई मैं तेरे को 35,000 दूंगा, तेरे को मिलेंगे 35,000, वो मेरी सैलरी 35,000 नहीं है, जितना टैक्स काटा है वो ऐड हो जाएगा उसमें, मेरी सैलरी 40,000 है, टैक्स उसने भी, हाँ ग्रॉस लेनी है ना मुझे। तो नेट सैलरी जो होती है वो कभी भी टैक्स फ्री नहीं होती, टैक्स कट के ही होती है। देन डिडक्शन मेड बाय द एम्प्लॉयर shall be added back because it is gross salary which is taxable, not the net amount received. जो कुछ कटा सब ऐड हो जाएगा। मेरे ख्याल निकालो जरा किताब, पहली इलस्ट्रेशन ही इसी पर है, पहला क्वेश्चन ही इसी पर है, फर्स्ट क्वेश्चन। Salary of Mr. OP Gupta from first. हाँ, net given है तो deduction हो जाएगा, है ना। yes, 134. अगर मैं इलस्ट्रेशन पर आता हूं तो नेट गिवन है 4,20,000 और जो जो कटा वो गिवन है, ऐड बैक कर दीजिए, आपकी सैलरी आ जाएगी। वी नीड ग्रॉस, लेकिन याद रखिए जो कटा नहीं है वो ऐड नहीं होगा। और वर्ड में जो डिडक्टेड लिखा होता है, नहीं बच्चे, आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए आप, नेट सैलरी दी हुई है, लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉय। तो ये तो नेट सैलरी में से गया, नेट सैलरी उसने एम्प्लॉय ने अपनी जेब से दिया ना, वो कटा नहीं है, वो ऐड नहीं होगा। वो उसने नेट में से दिया है, अपनी जेब में से दिया ना उसने, जिसके हाथ में आया हाँ, तो इसलिए वो ऐड बैक नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ इसी पर है, मतलब बेसिकली जो एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया होगा, हाँ सिर्फ वो ऐड बैक हो जाएगा ग्रॉस सैलरी के लिए। देन पेमेंट रिसीव्ड बाय द लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इज नॉट सैलरी, it shall be income from other sources because now there is no employer employee relationship. बहुत लोग हैं जिनकी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ही डेथ हो जाती है, फिर एम्प्लॉयर जो है उसकी बीवी बच्चों को पेमेंट करता है। ऐसे नहीं कि वो एक लीगल को हायर करते नॉमिनी हैं। हायर नहीं बच्चे, उसमें हक ही वाइफ का होता है। किसी के बेटे को जॉब मिल गई, बेटी को जॉब नहीं, जॉब तो और चीज है बच्चे, मैं तो उस पैसों की बात कर रहा हूँ जो उसको, जैसे फैमिली पेंशन मिलेगी उसकी वाइफ को मिलेगी, ग्रेचुटी मिलेगी, लीव एनकैशमेंट, जितनी भी पैसे देंगी उसकी वाइफ को मिलेंगे, लेकिन वो सैलरी नहीं होगा क्योंकि उसकी वाइफ एम्प्लॉय नहीं है। नाउ देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। देन voluntary surrender of salary is exempt, but voluntary foregoing is application of salary which is taxable. ध्यान से सुन लीजिए, मैं लेता ही नहीं हूं। जैसे कोई कहते नहीं कि ये चैरिटी में जाए, नहीं, चैरिटी में नहीं जाए, वो अलग बात है। तो मैं दोनों तीन सारी एग्जांपल दे रहा हूं। नंबर 1, अब्दुल कलाम थे, प्रेसिडेंट थे हमारे, he was getting 1 rupee as salary, नहीं लेते थे, टोकन 1 रुपया दे दो। वो पूछते थे क्यों भाई, कहते मैंने करने क्या है। आपको पता है जब उसकी डेथ हुई तो उसकी एसेट्स क्या थी, अखबारों में आया, कहता है सब कुछ तो फ्री है, खाना फ्री है, रहना फ्री है, कपड़े फ्री है, कारें फ्री हैं, टेलीफोन फ्री है, अखबार फ्री है, तो मैंने पैसे खर्चने कहाँ है, मैंने नहीं लेने। टाटा, JRD Tata, he was chairman of Tata Industries, he was chairman of Air India, 1 रुपया लेते थे, नहीं लेनी। आप लेते ही नहीं हो, एग्जम्प्ट, कोई टैक्स नहीं हो गया। जब मैंने ली नहीं
तो लेकिन ध्यान से सुन लो, अगर आपने रिसीव कर ली, उसके बाद तुम उसका क्या करते हो किसी को कोई लेना देना नहीं है टैक्स में। वो तो नॉर्मल सैलरी है। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं मुझसे। आपने अभी इसने बात की सैलरी लीती, मैं तो बाबा जी ਨੂੰ प्रॉमिस ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ कि 1 साल सारी सैलरी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। सैलरी ली, सीधा ही गुरुद्वारे, लो बाबा जी, टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं, आपने सैलरी ली, सीधे ठेके ते महीने की शराब खरीद ली, सरकार को कोई लेना देना नहीं कि आपने गुरुद्वारे में दी है कि शराब पी है कि आपने घर का खर्च चलाया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब once you have received बस यू विल पे टैक्स, राइट। वही ना सर, पहले रिसीव तो नॉर्मल सैलरी की तरह ही मिल रही है। हाँ, तो इसको हम बिल्कुल वॉलंटरी correct है। फोरगोइंग थोड़ी ना करते हैं। किसको? जैसे लिखा हुआ वॉलंटरी फोरगोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ सैलरी व्हिच इज टैक्सेबल। फोर गोइंग का मतलब है बच्चे, मैं ऐसे पकड़ के किसी को दे दूं, पकड़ के किसी को दे दूं तो भी जैसे सपोज किसी ने सैलरी अर्न किया, हमें वो वेतन है, तो वो बोले कि डायरेक्ट किसी के अकाउंट में डाल दो, वो भी कि कोई किसी के अकाउंट में नहीं डाल सकता, मेरे अकाउंट में आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आते हैं हम फर्स्ट स्टेप पर, सैलरी का पहला स्टेप, टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी। रिमेंबर दैट आवर प्रीवियस ईयर इज 1 अप्रैल 20 to 31 March 2021। सैलरी फॉर 12 months रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्सेबल। ये हमारा प्रीवियस ईयर है। अब सैलरी दो तरह से मिलती है, सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ या सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। यही गड़बड़ है सारी, हाँ ध्यान से सुन लो। जब मुझे महीने के लास्ट डे सैलरी मिलेगी वो उसी महीने की है, और जब मुझे महीने के नेक्स्ट डे पहली तारीख को सैलरी मिलेगी तो पिछले महीने की है। सैलरी कभी एडवांस नहीं मिलती, 1 महीना काम करोगे तब मिलेगी। ये हमारे इंडिया में है, फॉरेन कंट्रीज में पहले भी मिल सकती है, फॉरेन कंट्री में पहले भी मिल सकती है। इट हैपेंड विद माय सन। क्या हुआ, जब उसकी जॉब लगी, वो पढ़ रहा था ऑकलैंड में, लेकिन जब उसकी जॉब लगी वो वेलिंगटन में लगी, तो ही वेंट देयर टू ज्वाइन हिज जॉब। जब ज्वाइन करने गया तो वहाँ एक सिस्टम है कि आपने घर किराए पर लेना है तो 3 महीने का एडवांस किराया देना पड़ता है, और जब वो पहुंचा तो उसने सबसे पहले घर ढूंढा, तो 3 महीने का किराया उसको एडवांस देना पड़ा। तो मेरे को फोन किया उसने, पापा मेरी तो जेब खाली हो गई है क्योंकि घर बहुत महंगे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, मैं तेरे को पैसे भेज देता हूँ। तो मैं कॉलेज से सीधा बैंक गया और वहां से ड्राफ्ट मंगाया और उसको पैसे भेज दिए। मेरे पैसे बाद में पहुंचे, 2 दिन लग जाते हैं क्योंकि डे नाइट का भी चक्कर है। उसके अकाउंट में पैसे आ गए, बहुत ज्यादा आ गए। तो मेरे को कहता पापा इतने तो मैंने कहा नहीं था आपको भेजने को। मैंने कहा बेटे मैंने तो अभी भेजे ही नहीं, मैं तो अभी उनको ड्राफ्ट दे के आया हूं, वो कहते हैं तेरे को तो परसों को मिलेंगे। कहता फिर ये पैसे कहां से आ गए मेरे अकाउंट में? मैंने कहा ये तू चेक कर बेटे, कंप्यूटर इंजीनियर तू है। तो उसने चेक किया तो वो जो कंपनी जिसको ज्वाइन किया था उसने, उन्होंने उसको एडवांस सैलरी दे दी। उसको ये लगा कि गलती से दे दी, उसको ये लगा कि गलती से दे दी, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो वो कहता पापा ये तो गड़बड़ हो गई, उन्होंने कहता पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।
मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, तू कल उनसे बात कर ले, ये कौन सा तेरे से छीने थोड़ी है, दिए ही है। तो नेक्स्ट डे ही वेंट टू हिज बॉस। तो उसका बॉस हंसने लग गया सुन के, कहते जेंटलमैन वी नो दैट यू हैव come from India, you have studied for 2 years, and you might have paid advance for your house rent and so on. You need money. You need money, and we have just transferred to help you. यहाँ कोई करता है? यहाँ नौकरी करने के बाद पैसे नहीं देता कोई। लोग पीछे पीछे घूमते हैं, यार पिछले महीने दी तनख्वाह तो दे दे। कौन करता है? बट सर से हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से भी गेट एडवांस, यहाँ पे नहीं वो फॉलो। वही है, ये भी वही है। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर ने इसको एडवांस दे दिया। ओके, तो मैं बता रहा था सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ और सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब जो सुनने वाली बात है और ध्यान से सुन लो, जैसे मैंने हाउस प्रॉपर्टी में बताया था आपको क्या इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ कंप्लीशन। यहां इंपॉर्टेंट है, सारा सवाल पढ़ लो पहले कि सैलरी कब ड्यू होती है। कहीं भी लिखा हो, सवाल के एंड में लिखा हो, बीच में लिखा हो, शुरू में लिखा हो, सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए सैलरी कब ड्यू होती है। अब फर्क सुन लीजिए। 31 मार्च को जब मुझे सैलरी मिलेगी, लास्ट डे, वो मार्च की होगी, और मेरा 31 मार्च 2021 को साल खत्म हो रहा है। हाँ। शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2020 को। इन्हीं 12 महीनों की सैलरी काउंट करूंगा। लेकिन जब मुझे सैलरी 1 अप्रैल को मिलेगी, और पिछले महीने के वो पिछले महीने की होगी, मार्च की। वो पिछले महीने की होगी, मार्च की। फिर मैं 11 महीने की होती ना, महीने 12 ही रहने हैं। क्योंकि वो पिछले साल के। हाँ, इसका मतलब सुन लो ध्यान से, मार्च में मुझे कौन सी सैलरी मिली थी? फरवरी की। एक मतलब इसी साल में एक महीना और पीछे जाना पड़ेगा आपको। अप्रैल में जो मिली थी वो मार्च की। सुनो ध्यान से, ये इसको सामने रखो, 31 मार्च 2021 को। 31 मार्च 2021 को मुझे सैलरी कब मिली? फर्स्ट डे को, 1 मार्च को मिली होगी, क्योंकि जो 1 अप्रैल को मिलेगी वो तो अगले साल गई, वो तो अगले फाइनेंशियल ईयर में चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? जो 1 मार्च को मुझे सैलरी मिली होगी वो फरवरी की होगी, और मार्च के महीने तक ही मुझे काउंट करनी है इनकम। इसका मतलब 12 महीने कौन से लूंगा? मार्च से शुरू करूंगा, फरवरी तक आऊंगा, तभी 12 महीने पूरे होंगे। चक्कर में 12 महीने है। हाँ, साल में 12 ही होते हैं, 13 होते ही नहीं, ना 11 होते हैं, ना 11 होते हैं, ना 13 होते हैं। मतलब 12 ही होते। ये बात आपको तब समझ आएगी जब ये डेट सामने लिख के बात करोगे कि जब मुझे 1 मार्च को सैलरी मिली होगी। अब मार्च में और कोई सैलरी नहीं मिलेगी, तो 1 अप्रैल को मिलेगी, वो अगले साल गई। तो जो 1 मार्च को मिली वो कौन सी थी? वो फरवरी की थी, और फरवरी तक मुझे 12 महीने गिनने हैं, तो मार्च से शुरू होगा। ये अप्रैल से शुरू हो रहा है, वो मार्च से शुरू होगा। मार्च 2020। क्योंकि जो सैलरी मुझे 1 मार्च को मिली, 1 मार्च को मिली, राइट, तो 12 महीने मुझे पीछे जाना है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, जब मुझे लास्ट डे मिलती है तो मेरा प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर सेम रहेगा, और जब मुझे 1st डे को मिलेगी तो 1 महीना पीछे चला जाएगा। यस, मेरा जब बच्चे मुझे लास्ट डे मिलेगी ना, तो प्रीवियस ईयर और मेरा फाइनेंशियल ईयर सेम रहेगा। सो सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ
In this case, salary for April 2020 will be received on 30th April 2020, and similarly salary of March 2021 will be received on 31st March. It means that salary from April to March shall be taken, which is our previous year also. सेम रहेगा, लेकिन जब बेटा जी सैलरी बिकम हो जाएगी ड्यू ऑन फर्स्ट डे, but in this case salary for March 2020 will be received on 1st April 2021. उधर से भी मुझे पहले दिन मिलेगी अप्रैल में, लेकिन होगी वो मार्च की. And in the same manner, the salary received on 1st March 2021 is the salary of February 21. It means that salary from March 20 to February 21 shall be taxable. Again, it is a period of complete 12 months. मुझे देखना क्या है? मुझे देखना है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कौन सी सैलरी मिली. 1 अप्रैल को मिली, कहीं वो पिछले महीने की तो नहीं थी, वो होगी पिछले महीने की, 1 अप्रैल को तभी मिली, राइट? यस. इसका मतलब वो उतने मंथ्स या वो मंथ्स इंक्लूड करते हैं जब ड्यू होता है, ना कि जब मुझे रिसीव हुआ हो. हाँ, नहीं, ड्यू सैलरी हमेशा ड्यू बेसिस पर होती है. पहला रूल ही यही है. सैलरी एज पर स्केल और ग्रेड. देखो, अगर तो मेरी सैलरी फिक्स है फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम फरवरी से गिन लो चाहे तुम मार्च से गिन लो. कहता मिस्टर एक्स इज गेटिंग फिक्स सैलरी ₹10,000 पर मंथ, हिज टोटल सैलरी विल रिमेन सेम इन बोथ द केसेस 1,20,000. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क कब पड़ेगा? जब सैलरी ड्यूरिंग द ईयर चेंज होती है. बट वेयर द पे स्केल और ग्रेड आर एप्लीकेबल, total salary taxable during the previous year will be different in both the cases. That is, the salary becomes due on the last day of the month, its total shall be different. If salary becomes due on the first day of the next month, it happens due to change in salary during the year because of annual increment in the salary. Increment is the annual feature. When an employee completes 1 year of service, he gets increase in his salary as per his grade or pay scale. Normally, जिस दिन आप नौकरी ज्वाइन करते हो, जैसे मैंने ज्वाइन की थी मई में, 5 मई 1984 को ज्वाइन की थी यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में. मुझे इंक्रीमेंट साल की सर्विस पूरी होने पर मिलेगा, अगले मई में. नॉर्मली यही होता है. हाँ, अब कुछ गवर्नमेंट्स ने रूल चेंज किए हैं कि इंक्रीमेंट या 1 जनवरी को लगेगा या 1 जुलाई को लगेगा. अब कुछ कॉलेजेस में हो चुका है, या तो जनवरी में लगती है, जिन्होंने यानी कि जनवरी से लेके 30 जून तक कहीं भी सर्विस ज्वाइन की हो उनको जुलाई से लगेगा, जिन्होंने जुलाई से दिसंबर के बीच में सर्विस ज्वाइन किया उनको जनवरी में लगेगा. अब रूल ये है, लेकिन वो आपको सवालों में नहीं मिलेगा. सवालों में आपको वही मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं. अब होने क्या वाला है, ध्यान से सुन लो. जिस महीने मेरी इंक्रीमेंट लग जाएगी, महीने साल के 12 रहेंगे, जिस महीने इंक्रीमेंट लग जाएगी, मान लो 5 महीने बीतने के बाद इंक्रीमेंट लग गई, तो 7 महीने की सैलरी तो विद इंक्रीमेंट होगी और 5 महीने की सैलरी विदाउट इंक्रीमेंट होगी. ये बात समझ आ रही है बच्चे? मान लो मेरी सैलरी है 20,000 रुपये महीना. एम्प्लॉयर कहता है जिस दिन तेरी 1 साल की सर्विस हो जाएगी तेरी 21,000 हो जाएगी. अब जिस दिन मेरी 1 साल हुआ, 5 महीने मान लो बीत चुके थे उस साल के, मैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में हूँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त बीत चुका. मान लो मैंने सितंबर में ज्वाइन किया था 1 सितंबर को,
तो क्या होगा, 5 महीने की सैलरी मुझे 20,000 के हिसाब से मिली होगी। But September to March आज सितंबर टू मार्च मुझे 7 महीने की अब 21,000 मिलेगी। बस यही हिसाब करना है। करना वही 12 हाँ, 12 महीने का करना है। फर्क कहाँ पड़ेगा, जब हाँ, जब आप बात कौन से महीने की, मार्च से फरवरी तक की ले रहे हो कि अप्रैल से मार्च तक की ले रहे हो। वो एग्जाम्पल मैंने आपकी किताब से ही उठाई है। मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड ऑन 1/9/2017 इन द पे स्केल ऑफ 15,500 20,000। हियर हिज सैलरी विल बी 15,000 पर मंथ ऑन 1/9/2017। He will get first annual increment on 1/9/2018 and his salary will become 15,500। ध्यान से देख बच्चे, इंक्रीमेंट 500 का increment। हाँ वो ग्रेड में लिखा होता है। अच्छा 500 तो जब तक 20,000 नहीं हो जाता। हाँ, 500, हाँ 500, तब तक ऐसे चलेगा। ठीक है ठीक। तो दूसरे साल उसकी इंक्रीमेंट फिर लगेगी 1/9/2019 को, और वो 16,000 हो जाएगी। फिर तीसरे साल उसकी फिर लगेगी इंक्रीमेंट 1/9/2020 को, सैलरी उसकी 16,500 हो जाएगी। अब जो आपको बात समझानी है मैंने, हमारे पेपरों में सवाल आए हुए हैं 8, 8, 9, 9, 10, 10 साल की इंक्रीमेंट के। गलती नहीं करनी बेटा जी, लिख के सवाल करना है, जवानी नहीं करना। पहले बता रहा हूं आपको, गलती नहीं करनी। क्या करना है मुझे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखी हुई है, इंक्रीमेंट लगाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कब रुकना है आपको, जब आप प्रीवियस ईयर में पहुंच गए, रुक जाइए। नाउ यू इन द प्रीवियस ईयर, स्टॉप ईयर। 1/9/2020 में आ गया मैं, रुक जाइए। अब क्या होगा, फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 सैलरी फॉर 12 मंथ्स रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्सेबल डिफरेंटली अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। देखिए, अब अप्रैल से अगस्त तक 5 महीने 16,000 मिले, और सितंबर में इंक्रीमेंट लगी, सितंबर से मार्च तक 7 महीने 16,500 मिले। टोटल कर लीजिए 1,95,500 बन जाएगा। लेकिन सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ है। फिर क्या होगा, सैलरी फ्रॉम मार्च टू अगस्त दी जाएगी 6 महीने की, और सितंबर से फरवरी तक की दी जाएगी, वो भी 6 महीने की। 16,000 भी 6 महीने की, 16,500 भी 6 महीने की, और टोटल बनेगा 1,95,000। इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि ध्यान से सुन लो, हमारा सैलरी का सवाल, पहली कैलकुलेशन यहीं से शुरू होगी। और अगर आपने पहली ही कैलकुलेशन गलत कर ली, जीरो। रीजन, सारी कैलकुलेशनें इसी पर है। डीए इसी की परसेंटेज, हाउस रेंट अलाउंस इसी की परसेंटेज, सब कुछ इसी पर कैलकुलेट होना है। अगर आपने फर्स्ट स्टेप ही गलत कैलकुलेट कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, कौन सा क्वेश्चन है किताब में होगी बच्चे, क्वेश्चन होगा या इलस्ट्रेशन होगी। बदल दिया उसने। एक जैसे सैलरी क्रेडिट पे स्केल टॉपिक के है एग्जाम जांच करते हैं। हाँ हाँ, एक बल्कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, उसमें इंक्रीमेंट भी चेंज हो रही है। 20,000, 500, 22,000, उसके बाद 1,000 हो जाएगी, फिर 25,000 तक जाएगी। ऐसे सवाल भी मिलेंगे आपको। और सुन लो, ऐसे सवाल भी मिलेंगे जो ग्रेड खत्म हो जाएगा, उसके बाद वही रहेगा, इंक्रीमेंट लगेगी नहीं। लास्ट बनेगा हाँ। तो वही चलेगा। जिस दिन मैंने जॉब ज्वाइन की थी, हमारा स्केल था 325 रुपए इंक्रीमेंट और 600, ये स्केल था।
जिस दिन मैं रिटायर हुआ नीचे ऑफिस लिखने के लिए उस दिन मेरा स्केल था 37,500 से शायद 65,000 तक। तो उसका सवाल है मेरे पास, मेरे ख्याल हम उसी को उठा लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 39, यस, यही स्केल था। डॉक्टर राजकुमार शर्मा वॉज अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑन 1 जनवरी 2018 लिखा हुआ है आपके। ये रियल क्वेश्चन था। ये डॉक्टर राजकुमार शर्मा की आप किताब पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। नहीं, अच्छा मैनेजमेंट, सॉरी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग चेक करो, डॉक्टर आर के शर्मा। ये सवाल उस दिन बना था जिस दिन डॉक्टर आर के शर्मा प्रिंसिपल बने थे। और ये पे स्केल यही था मेरा, जब मैं रिटायर हुआ मेरा भी यही था, 37,400, 1,250, 62,400। मैं इसी स्केल में रिटायर हुआ। शुरू हुआ था 300-600 से, और इसी स्केल से मैं रिटायर हुआ हूं। अब ध्यान से देखिए बेटा जी, एट ए बेसिक सैलरी ऑफ 37,400 पर मंथ, ही इज गेटिंग DA एट द रेट ऑफ 80% ऑफ बेसिक। खैर बाकी बातें छोड़ो, क्योंकि आगे हम अभी तो पहले स्टेप पर है। और पहले स्टेप में हम आजा भाई, कहाँ है तू? नीचे से इसी को ऊपर जहाँ एन लिखा हुआ है मतलब उसके ऊपर भी चल जाएगा। एंड पेज देखो बेटा जी, 1 जनवरी 2018, देखो ध्यान से बेटा जी, 1 जनवरी 2018 और 37,400, 37,400। अब देखो बेटा जी, अब लगेगी इंक्रीमेंट, वो लगी 600 नहीं 1250 की, 1250 की लगी। और ये डेट आ गई 1/1/2019, ये बन गया 05638,650। फिर जमा होंगे बेटा जी 1250, और ये आ जाएगा 1 जनवरी 2020 39,900। अभी भी मेरा प्रीवियस ईयर नहीं आया, ऐड करिए फिर 1250, और अब आ गया 1 जनवरी 2021। ठीक है, कितना आया? 41,160, सॉरी, मिटता ही नहीं। अच्छा, नहीं ये नहीं मिटता ना। नहीं ओके, अब जो आपको बात समझनी है, सिर्फ रबर के वो है, जैसे रबर से हो गया। चलो सर, रबड़ का है। चलो आगे चलो। यहाँ पे ये वाला फिर ये कैसे? नहीं सर, पेंसिल इसी से? ओके, बाबा ने पेंसिल पे लिया हुआ है, सही है ना? साइड वाला पेंसिल है उस पे, ब्लैक वाले पे आता है। ये नहीं ये वाला है। ये वाला। हाँ। अब जो सावधान रहने की बात है, सुन लो ध्यान से। अप्रैल, नहीं पे ना लिखा ना नहीं ना कौन से ना ना साल ना, में।
यही तो आपको रोक रहा हूँ, सारा सवाल पढ़ लो, कहीं नहीं लिखा हुआ उसकी सैलरी कब ड्यू होती है। जब नहीं लिखा होता तो कौन सी फंक्शन लेते? लास्ट डे, ना, फर्स्ट डे? फिर आपको ये देखना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं है। ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट कॉलेज। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी हमेशा फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ मिलती है। याद रहेगा। और अगर सपोज ही वुड हैव बीन अ प्राइवेट एम्प्लॉय, फिर उसको लिखना पड़ेगा। अब इसने लिखा नहीं है गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। अब गवर्नमेंट सर्विस है, अब मैं कहां से जाऊंगा? फरवरी टू मार्च। देखिए बेटा जी, मार्च टू फरवरी। हाँ सॉरी, मार्च टू फरवरी। मार्च 2020 में मेरी सैलरी कितनी थी? मार्च 2020 में मेरी सैलरी थी 39,900। हाँ, कब तक चलेगी ये? दिसंबर तक। 2020 इंटू 9, 10, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10, yes, 10। this will give you 3,99,000। फिर जनवरी में लगी इंक्रीमेंट, और 2 months हाँ 41,150 इंटू 2, तो ये बना 82,300। 82,300। ऐड करो बेटा जी, 481,300। 481,300। आंसर चेक करो, Yes. यही है। यहां से सवाल शुरू होगा। बात समझ आ गई? हर क्वेश्चन में आपको सावधान रहना है कि सैलरी कब ड्यू होती है। हो सकता है क्वेश्चन में लिखा ही ना हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा हो, मार्च टू फरवरी हो जाओ, बिकॉज गवर्नमेंट हमेशा फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ देती है। अब आप पूछोगे कि लास्ट डे किसको मिलती है? ये नहीं पूछा आपने। लास्ट डे किसको मिलती है सैलरी? प्राइवेट कंपनी तो 10 तारीख तक नहीं देती है। अगर कुछ नहीं मेंशन तो फिर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी मेंशन नहीं तो हम लास्ट डे जिम करेंगे। एमपी और मतलब नहीं बेटा जी, बैंक एम्प्लॉय को सैलरी लास्ट डे मिलती है। गवर्नमेंट बैंक को। कोई बैंक को, वाओ। दे गेट देयर सैलरी ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ। अब जो बात आपको बताने लगा हूं, क्या होता था, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन, इनकम टैक्स का काटना, सारी जिम्मेवारी मेरे पर थी। फरवरी में खत्म, फरवरी में लास्ट महीना है, तो मैं क्या करता था, जनवरी में नोटिस निकाल देता था कि भाई फरवरी में अपना टैक्स का फाइनल हिसाब कर लो, क्योंकि मार्च टू फरवरी चलना है मुझे। मेरे कॉलेज में बहुत से लोग थे जिनके हस्बैंड या जिनकी वाइफ बैंक में नौकरी करते, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ अगले महीने करेंगे, तुसी हुणी क्यों कर रहे? भाई उनका सिस्टम और है। इनकम टैक्स तो एक ही है जी, बिल्कुल एक ही है, लेकिन सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ इन आवर गवर्नमेंट कॉलेजेस, बट इन बैंक्स सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। इसलिए उनका फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट है, हमारा फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट है। पर उनको कौन समझाए? कहां समझ आती है ये बात? आधे लोग तो मेरे से लड़ते ही थे। मैंने कहा यार मेरे नाल ना लड़ो, जाके किसी इनकम टैक्स ऑफिसर ने पूछना, जाके मेरे से क्यों लड़ रहे हो? मैं तो टैक्स पढ़ाता हूं और जो सरकार का हुक्म है उसको मानता हूं। आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, आप किसी दूसरे से पूछ लीजिए। होर छो 5 गवर्नमेंट कॉलेज ने, मैं साडा केड़ा कला गवर्नमेंट कॉलेज है, जीसीजी पढ़ा,
गवर्नमेंट कॉलेज 46 पढ़ा, गवर्नमेंट कॉलेज 42 पढ़ा, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 50 पढ़ा। मैं अकेला ही थोड़ी हूँ। सर आपको कौन सा था कॉलेज सेक्टर? 11 अच्छा, बॉयज, GCM जिसको कहते हैं। तो मैंने कहा भाई 5 कॉलेज हैं, मैं कौन सा अकेला हूँ? तो वहां कौन सा हर कॉलेज में मुकेश शर्मा थोड़ी बैठा है, तो वो भी तो कर रहे हैं। तो हर साल ही कोई ना कोई आके लड़ पड़ता है मेरे साथ, यार आप फरवरी में कैसे कर रहे हो जब बैंक वाले मार्च में कर रहे हैं। सो इट हैपन्स। ओके, तो आज हम बेटा जी यहां रुक रहे हैं। हमारा पहला स्टेप हो गया, राइट।